हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो चैप्टर हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग, और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर इन फ्यू हैंड्स। जब कुछ ही लोगों के हाथ में पावर दे दी जाती है, सारी अथॉरिटी दे दी जाती है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यहाँ से समझते हैं, सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स। वही बात जो अभी हमने डिस्कस करी कि जब कुछ लोगों के हाथ में फ्यू हैंड्स में पावर आ जाती है और अथॉरिटी आ जाती है, तो उसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इस तरीके से लेवल्स होते हैं। तो जब सिर्फ टॉप लेवल के हाथ में पावर होती है तो उसको सेंट्रलाइजेशन कहेंगे। और डिसेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज इवन एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? टॉप, मिडिल, लोअर। जब हर लेवल पे इक्वल अथॉरिटी और इक्वल पावर टू टेक डिसीजन दिया जाता है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम को हम डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हर लेवल पे इक्वल और सिस्टमैटिक अथॉरिटी बांटी गई है। तो हमने ये प्रीवियस लेक्चर्स में, लास्ट चैप्टर में ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड या फिर कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि क्या होता है कि भाई अगर आप कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कर देंगे तो क्या होगा कि डिले इन डिसीजन मेकिंग होगा। हर चीज़ के लिए आपको ऊपर से परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर आप कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड कर देंगे तो फिर पावर का मिसयूज़ होने लगता है। हर इंसान के पास पावर चली जाती है और फिर उससे क्या होता है कि पावर का मिसयूज़ होने लगता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ना तो कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए और ना ही कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किससे रिलेटेड था कि किस तरीके से अथॉरिटी नीचे पास ऑन करी जाती है। तो वही चीज़ क्या होती है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में, डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा होता है कि जब अथॉरिटी नीचे पास ऑन करी जाती है, सबको इक्वली दी जाती है। तो इसलिए अब हम डिसेंट्रलाइजेशन को थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से काफ़ी कुछ रिलेटेड है। चलिए अब फीचर्स देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के। तो फर्स्ट फीचर है, इट शोज द बिलीव दैट पीपल आर कॉम्पिटेंट एंड केपेबल एंड रिसोर्सफुल। क्या मतलब है कि डिसेंट्रलाइजेशन में एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉय में इनफ ट्रस्ट होना चाहिए। एक मैनेजर को ऐसा फीलिंग आनी चाहिए कि भाई हाँ, ये केपेबल इनफ है, ये कॉम्पिटेंट है, ये रिसोर्सफुल है और इसको अथॉरिटी देना ठीक रहेगा। अगर उसको ऐसा नहीं, अगर मैनेजर को ऐसा नहीं लगता कि ये जो एम्प्लॉय है या फिर ये जो मिडिल लेवल, लोअर लेवल के लोग हैं, ये कॉम्पिटेंट इनफ हैं, तो फिर वो अथॉरिटी नहीं देगा और फिर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा। अगर मैनेजर को ऐसा लगता है कि हाँ ये लायक है अथॉरिटी देने के, वो तभी देता है। देन सेकेंड इज, एम्प्लॉयज विल देमसेल्व्स अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी एट मिडिल एंड लोअर लेवल। आप जब किसी को अथॉरिटी देते हैं तो पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो जब आप किसी को पावर देते हैं तो उसके अंदर अपने आप एक फीलिंग डेवलप होती है कि अच्छा, मेरे पास ये पावर है, इसका मतलब मुझे ये काम भी करना है, मुझे ये काम टाइम पे भी कंप्लीट करना है, अपना टारगेट कंप्लीट करके देना है। तो एम्प्लॉयज़ के अंदर एक अपने आप से एक फीलिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो फीलिंग है वो लोग अपने आप अज्यूम कर लेते हैं। तो जब आप अथॉरिटी देते हैं तो वो अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करते हैं। Then recognize the need of authority for decision makers. Decision makers को अथॉरिटी की ज़रूरत होती है। Of course, अगर आप टॉप लेवल पे ही सारी अथॉरिटी रखेंगे और मिडिल लेवल और लोअर लेवल पे कुछ भी नहीं होगी अथॉरिटी, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में डिले होगा। तो हर लेवल पे डिसीजन मेकर्स होने चाहिए और डिसीजन मेकर्स को ऑफ कोर्स अथॉरिटी की ज़रूरत होती ही होती है। तो ये देखा गया कि भाई नीड है डिसीजन मेकर्स को अथॉरिटी की, तो इसलिए भी डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। देन टॉप लेवल केयरफुली सिलेक्ट्स दोज डिसीजन विच विल बी पुश डाउन एंड विच विल बी रिटेन्ड। क्या मतलब है इस बात का कि टॉप लेवल इस चीज़ को केयरफुली स्टडी करता है कि ऐसे कौन से डिसीजंस हैं दैट शुड बी पुश्ड डाउन, यानी कि जो नीचे पास ऑन किए जाएंगे, जो डेलीगेट किए जाएंगे, और कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो सिर्फ टॉप लेवल पे ही रखना ठीक है, वो अपने पास ही रिटेन रहे तो ही ठीक है। तो केयरफुली इस चीज़ को देखा जाता है कि ऐसे कौन से डिसीजंस हैं, ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो नीचे पास ऑन करी जाए और कौन सी ना की जाए। तो ये थे भाई फीचर्स डिसेंट्रलाइजेशन के।
तो चलिए अब देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। सुनने में तो दोनों एक जैसे ही लग रहे होंगे कि भाई डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, और अब तक हमने मीनिंग भी कुछ लगभग एक जैसा ही समझा है कि इसमें भी पावर ट्रांसफ़र हो रही है और इसमें भी पावर ट्रांसफ़र हो रही है नीचे। लेकिन क्या है, दोनों में फ़र्क है, दोनों एक जैसे नहीं हैं। क्या फ़र्क है ये देख लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन को अगर आप एक्सटेंड कर दें, थोड़ा और बड़ा कर दें, तो डिसेंट्रलाइजेशन बन जाता है। कैसे? इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई द अथॉरिटी विथ 2। डेलीगेशन में क्या होता था कि अथॉरिटी सिर्फ 2 में डिवाइड मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे सुपीरियर है वो अपनी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट को दे रहा है, तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट। सुपीरियर अपनी अथॉरिटी दे रहा है सबऑर्डिनेट को, तो क्या हुआ, इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई द अथॉरिटी विथ 2। Whereas in decentralization the authority is multiplied by many। कैसे? कि एक टॉप लेवल से मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ऊपर से नीचे पूरी पावर ऐसे नीचे डिवाइड हो रही है। तो क्या हो रहा है कि एक अथॉरिटी मैनी में मल्टीप्लाई हो रही है। सिर्फ 2 लोग नहीं हैं यहाँ पे इन्वॉल्व, सिर्फ 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व नहीं है कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, यहाँ पर पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है। तो इस चीज़ को इस एग्जाम्पल से जब हम समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। डायरेक्टर है वो टॉप हेड है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन हेड, फिर प्रोडक्शन मैनेजर, सुपरवाइज़र, फोरमैन, और फिर मशीन ऑपरेटर। तो इसमें क्या है कि भाई डायरेक्टर ने अपनी थोड़ी सी अथॉरिटी दी प्रोडक्शन हेड को। तो जब डायरेक्टर और प्रोडक्शन हेड के बीच में अथॉरिटी शेयर हुई तो इस चीज़ को हम कहेंगे डेलीगेशन। समझ आया? फिर जब प्रोडक्शन हेड प्रोडक्शन मैनेजर को देगा तो इस चीज़ को हम डेलीगेशन कहेंगे। फिर प्रोडक्शन मैनेजर सुपरवाइज़र को देगा, ये डेलीगेशन हो गया। सुपरवाइज़र फोरमैन को, फोरमैन मशीन ऑपरेटर को। तो क्या समझ आ रहा है कि हर स्टेप पे अथॉरिटी ट्रांसफ़र की जा रही है, लेकिन 2 ही पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर से सुपरवाइज़र तक आप डेलीगेशन कहेंगे, नहीं। सुपरवाइज़र को अथॉरिटी दी किसने? प्रोडक्शन मैनेजर ने। तो सिर्फ ये ही 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, ये सुपीरियर ये सबऑर्डिनेट, इसको डेलीगेशन कहेंगे। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? ये जो पूरी चेन है कि डायरेक्टर से किस तरह मशीन ऑपरेटर तक अथॉरिटी आई, ये डिसेंट्रलाइजेशन है। मतलब समझ आया कि जहाँ पर सिर्फ 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, वो डेलीगेशन है, यानी कि डेलीगेशन हर स्टेप पे होगा। और डिसेंट्रलाइजेशन एक होल प्रोसेस है अथॉरिटी ट्रांसफ़र करने का। तो अब समझते हैं कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए या फिर डेलीगेशन होना चाहिए एक अथॉरिटी में। तो दोनों ही होना चाहिए एक्चुअली। डेलीगेशन का क्या है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन में होना मस्ट है, वो तो होती ही होती है, आपके पास चॉइस ही नहीं है। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन आपकी चॉइस होती है, ऑप्शनल होता है, आप करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो। और ज़रा डिटेल में समझते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है कि भाई एक इंसान इतना सारा काम इकट्ठा तो कर नहीं पाएगा, उसको अपनी थोड़ी सी पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे ट्रांसफ़र करनी ही पड़ेगी, किसी और से थोड़ी हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो ये डेलीगेशन हो गया, है ना। तो डेलीगेशन तो हर कंपनी में होगा ही होगा, हर ऑर्गेनाइजेशन में होगा ही होगा, क्योंकि एक इंसान सारा काम नहीं कर सकता है, वो थोड़ी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी नीचे ट्रांसफ़र करेगा ही करेगा। वहीं डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि हर लेवल पे पावर डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इस चीज़ का भाई ऑप्शनल होता है ये कि डिसेंट्रलाइजेशन करिए या नहीं करिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड होती हैं जहाँ पर सिर्फ टॉप लेवल के पास पावर होती है, ये पावर नीचे तक जा ही नहीं रही होती है। तो उसमें क्या होता है कि अब आजकल का जो वर्ल्ड है वो ग्लोबल विलेज है। आजकल क्या हो रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, न्यू MNCs आती हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। तो डिसीजन मेकिंग जो होती है हर लेवल पे अगर होगी, पावर जो होगी डिसीजन मेकिंग की अगर वो हर लेवल पे होगी तो ज़्यादा आसानी रहती है, डिले इन डिसीजन मेकिंग नहीं होता है। वहीं अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड होगी तो डिले इन डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हर लेवल से ऊपर होते 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 उसको आपको एकदम टॉप लेवल पे जाके उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी हर डिसीजन के लिए। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा डिले इन डिसीजन मेकिंग हो जाएगा। और आजकल की ऑर्गेनाइजेशन इतनी यूज होती हैं, पूरे ग्लोबल विलेज होता है, तो इसलिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रेफर किया गया है कि भाई वो डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करें। तो डेलीगेशन होना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे कि अभी हमने बोला कि डेलीगेशन जो है वो तो मस्ट है, वो तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होगा ही होगा, क्योंकि एक इंसान सारा काम नहीं संभाल सकता। और डिसेंट्रलाइजेशन चॉइस है,
और रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। चलिए अब इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स अपने अंदर इनिशिएटिव डेवलप करते हैं। कैसे? जैसे डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि आप अथॉरिटी या फिर पावर अपने सबऑर्डिनेट्स को देते हैं, लोअर लेवल पे, मिडिल लेवल पे आप इक्वल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो क्या होता है कि जब एक सबऑर्डिनेट के पास पावर आती है तो उसके अंदर एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है कि मेरे सुपीरियर्स ने मेरे अंदर जो है ट्रस्ट शो किया है, मुझ में फेथ शो किया है, उनको लगता है कि मैं कॉम्पिटेंट इनफ हूँ, तो फिर मुझे भी फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ करना चाहिए। फिर वो भी इनिशिएटिव लेता है, आपका एम्प्लॉय, आपका सबऑर्डिनेट भी इनिशिएटिव लेता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन को अपनी 100% लॉयल्टी देने के लिए। तो डिसेंट्रलाइजेशन से क्या हुआ कि आपने पावर दी अपने सबऑर्डिनेट को, सबऑर्डिनेट के अंदर फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आई और फिर उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने के लिए खुद इनिशिएटिव लिया। देन नेक्स्ट इज डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर कैसे डेवलप होता है कि आप जब लोअर लेवल, मिडिल लेवल, ये सारे मैनेजर्स को देते हैं, पावर टू टेक डिसीजन देते हैं, तो पहली बात तो उनको डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाता है। जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो क्या होगा कि भाई जब वो फ्यूचर में मैनेजर बनेंगे तो वो एक बेटर मैनेजर बन पाएंगे। और इसमें एक और चीज़ होती है कि जब टॉप लेवल से मिडिल लोअर लेवल के मैनेजर्स पे पावर्स आती है तो इनकेस अगर कभी ऐसा होगा कि टॉप लेवल पे या हायर लेवल पे कभी कोई मैनेजरियल पोजीशन वैकेंट हुई तो लोअर लेवल और मिडिल लेवल के मैनेजर्स को वहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है। तो क्या हो गया कि एक फ्यूचर मैनेजर अभी से तैयार होने लगता है डिसेंट्रलाइजेशन से। देन क्विक डिसीजन मेकिंग ऑफ कोर्स होती है। आपको हर डिसीजन के लिए टॉप लेवल तक जाना ज़रूरी नहीं है, आप खुद डिसीजन ले सकते हैं, फटाफट से डिसीजन ले लिया जाएगा। देन रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जो इतना सारा पहले काम हुआ करता था अब नहीं है। अब उसने क्या करा, डिसेंट्रलाइज कर दिया पावर को। अब वो कह रहा है कि सारी चीज़ों के लिए मेरे पास मत आओ, खुद संभाल लो। तो क्या होगा कि उसके पास जो इतना हैवी वर्कलोड था अब वो ईजी हो गया। तो रिलीफ होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को। देन फैसिलिटेट्स ग्रोथ कैसे फैसिलिटेट होती है? आप हर लेवल पे जब डिसीजन मेकिंग पावर देते हैं तो क्या करती है, हर लेवल पे एक अपना ही एक वो क्रिएट हो जाता है और वो लोग एक 100% देते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट को, अपने अपने लेवल को अच्छा बनाने के लिए सब लोग 100% देते हैं और इससे क्या होता है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है। देन बेटर कंट्रोल कैसे होता है कि अगर आप किसी और को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप किसी और के माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप खुद को कंट्रोल करना चाहते हो तो वो आप इजीली कर सकते हो। कैसे? जैसे डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि भाई हर किसी के पास डिसीजन मेकिंग पावर है, तो उससे क्या होता है कि भाई अगर हर किसी के पास डिसीजन मेकिंग पावर है तो फिर उसके पास एक अपनी ऑटोनॉमी है, अपनी फ्रीडम है, तो वो अपने हिसाब से डिसीजन लेगा। तो जो भी आउटकम आएगा उसका जिम्मेदार भी वो खुद होगा। वो ना तो अपने सबऑर्डिनेट को, ना तो वो अपने सुपीरियर को ब्लेम कर पाएगा, ना ही अपने सबऑर्डिनेट को ब्लेम कर पाएगा। तो क्या होगा कि हर चीज़ के लिए वो खुद ही जिम्मेदार होगा, तो वो अपने आप को बेटर कंट्रोल कर सकता है। देन प्रमोट्स इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी कैसे प्रमोट करी जाती है? भाई डिसेंट्रलाइजेशन है, हर किसी को फ्रीडम दिया जाता है कि तुम अपने हिसाब से एक्ट करो, ऑटोनॉमी दी जाती है, हर किसी को डिसीजन मेकिंग पावर दी जाती है। तो क्या होता है कि इंसान फिर अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी लगाता है, अपनी स्किल के हिसाब से फिर रिएक्ट करता है। सो इससे क्या होता है कि एक मैनेजर की या फिर हर लेवल पे हर इंसान की, हर एम्प्लॉय की एक क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होती है क्योंकि उसको पता होता है कि डिफरेंट सिचुएशन में अब मुझे कैसे रिएक्ट करना है। हर चीज़ के लिए वो अपने सुपीरियर के पास नहीं जाएगा, वो खुद रिएक्ट करेगा डिफरेंट सिचुएशन से। तो इससे एक एम्प्लॉय की, एक मैनेजर की क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होती है। देन इम्प्रूव टीम वर्क कैसे इम्प्रूव होता है कि भाई हर किसी के पास सारी चीज़ें कॉमन क्या है, सबके पास ऑटोनॉमी है, फ्रीडम टू टेक डिसीजन है। तो जब ये सारी चीज़ें सबके पास कॉमन होती हैं और सब लोग अच्छा ही अच्छा करने जा रहे होते हैं तो सब लोग एक टीम वर्क की तरह काम करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ बढ़ते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन में ज़्यादा टीम वर्क देखा जाता है।
तो ये हो गए भाई इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। आज हमने कंप्लीट स्टडी करी डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन के फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड ऑल। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आज ख़त्म होता है। आप साथ के साथ इसके नोट्स बनाते चलें, फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।